तो हेलो दोस्तों, राजेश मिश्रा सर की बुक का यूनिट 8 का 5वां चैप्टर है। इसमें हम लोग भारत में जेंडर और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो स्वतंत्रता पूर्व युग में लैंगिक आंदोलन का विकास कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो 19वीं सदी के समाज सुधारक आंदोलनकारियों में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के मुद्दे उठाए, जिनमें सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, महिला शिक्षा जैसे विषय शामिल थे। वर्ष 1819 में मिशनरियों द्वारा कन्या विद्यालय खोलना स्त्री शिक्षा की दिशा में उठाया गया प्रथम महत्वपूर्ण कदम था। इस काल में एनी बेसेंट, शारदाबेन मेहता, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अबू बेगम जैसी महिलाओं ने महिला आंदोलन की नींव रखी। इनके द्वारा महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। 19वीं सदी में वर्ष 1917 में भारतीय महिला संगठन, वर्ष 1920 में महिला सभा, वर्ष 1925 में भारतीय महिला राष्ट्रीय संगठन जैसी नारीवादी संगठनों की स्थापना हुई। वर्ष 1927 में मार्गरेट कजन्स द्वारा अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय महिला संघ के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए। पहला, महिलाओं को राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिलाना। दूसरा, हिंदू बाल विवाह अधिनियम 1927 का अस्तित्व में आना इसी संगठन के प्रयासों का परिणाम रहा। बहुपत्नी प्रथा, तो पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। फिर महात्मा गांधी के प्रयासों से महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीना मजूमदार के अनुसार भारतीय नारीत्व की अप्रयुक्त शक्ति को जगाना गांधी जी का अनोखा योगदान था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए महिला राष्ट्रीय संगठन या महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड ना, ये सब छावनियाँ बनाई थी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से और बहुत सारी महिलाओं के नाम से बनाया था। तो ये बात है। विशेषताएं क्या है? स्वतंत्रता पूर्व युग की महिला आंदोलनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, नारीवादी आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः समाज सुधारक पुरुषों द्वारा किया गया। तो पुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नारीवादी आंदोलनों के नेतृत्व का। नारीवादी आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग थे। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा प्रथा, महिला शिक्षा, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिला आंदोलन, संवैधानिक प्रावधान। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39(a) के अनुसार स्त्री व पुरुष दोनों को रोजगार की समानता का प्रावधान किया गया है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 1/3 स्थान महिलाओं के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर आरक्षित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इसे आधा कर दिया गया है। महिलाओं की शिक्षा में सुधार और उनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। मीना मजुमदार के अनुसार संविधान में लैंगिक समानता अपना लेने से महिलाओं की अपनी स्वतंत्र पहचान का सपना पूरा हुआ। 1970 के दशक के लैंगिक मुद्दे। तो 1971 में महिलाओं की स्थिति की जांच के लिए एक समिति की स्थापना हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट टुवार्ड्स इक्वालिटी ये 1974 में रिपोर्ट आई थी, नाम से प्रकाशित की और यह कहा कि भारत में महिलाओं का लिंग अनुपात तेजी से कम हो रहा है और महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया गया। इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि महिला आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने किया। फिर इस दशक में महिला आंदोलनों के मुद्दे नवीन थे तथा इसमें क्षेत्रगत भिन्नता भी थी। मुंबई में महिला हिंसा के विरुद्ध व्यापक महिला आंदोलन चला। वहीं कोलकाता में गरीबी, शिक्षा, रोजगारी जैसे मुद्दों को महिला आंदोलन में प्राथमिकता दी गई। इसी दशक में इला भट्ट, महत्वपूर्ण नाम है इला भट्ट, द्वारा महिलाओं की मदद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1972 यानी ये सेवा है की स्थापना की गई। वर्ष 1973 में मृणाल गोरे के नेतृत्व में कीमत वृद्धि के विरुद्ध महिला मोर्चा की स्थापना हुई। वर्ष 1973-74 में माओवादी महिलाओं द्वारा प्रोग्रेसिव महिला संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया, जिससे महिलाओं का मुद्दा और प्रभावी हुआ। वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान नारीवादी आंदोलन में बिखराव आ गया, परंतु वर्ष 1977 में आपातकाल समाप्त होने पर नारीवादी आंदोलन फिर से पुनर्जीवित हो गए।
वर्ष 1977 के बाद चिपको आंदोलन में पर्यावरणीय मुद्दे तथा महिलाओं के मुद्दे सम्मिलित रूप से बने रहे। 1980 के दशक के लैंगिक मुद्दे, तो इस दशक में नारीवादी आंदोलन में समानता की बजाय महिलाओं की विशिष्ट पहचान बनाने पर बल दिया गया तथा महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया जो पूर्णतः महिलाओं के जीवन से संबंधित थे। इस दशक में महिलाओं के आंदोलन में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, बाल विकास जैसी नारीवादी मुद्दे उठाए गए। 80 के दशक में भारतीय नारीवादी आंदोलन को महिला हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा के कवच के रूप में देखा जाने लगा। महिला आंदोलनों के प्रत्युत्तर में सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को अपराध माना गया तथा पुलिस द्वारा बाध्यकारी रूप में केस दर्ज करने का प्रावधान किया गया। महिलाओं के दहेज विरोधी मंच की मांग के चलते सरकार ने दहेज कानून में परिवर्तन किए। रूप कंवर सती केस के विरुद्ध समूचे भारत में महिलाओं ने व्यापक आंदोलन चलाया। इसके फलस्वरूप सरकार ने सती निरोधक कानून ने कब आया था? 1987 में। नारीवादी आंदोलनों में विभाजन, तो वर्ष 1986 में शाहबानोबाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पति से उजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि शरीयत के प्रावधानों में मुस्लिम महिलाओं को उजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। इस निर्णय के बाद महिला आंदोलन में विभाजन दिखने लगा। बाद में पिछड़ी जातियों और दलित जातियों की महिलाओं ने भी यह कहा कि उनके हित ऊंची जातियों की महिलाओं से अलग हैं। 1990 के बाद लैंगिक मुद्दे, वर्ष 1990 के बाद नारीवादी आंदोलनों में बलात्कार, यौन दुराग्रह, घरेलू हिंसा, हानिकारक गर्भ निरोधक तकनीक, स्वास्थ्य नीति के प्रभाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। वर्ष 1997 में विशाखाबाद में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। समकालीन युग में महिला संगठनों द्वारा संसद में महिलाओं के आरक्षण की मांग का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रूप में उठाया जा रहा है। समकालीन नारीवादी आंदोलन की विशेषता यह है कि यह आंदोलन उन सभी आंदोलनों को समाहित करता है जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पहले से चले आ रहे हैं। समकालीन नारीवादी आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए वैधानिक रास्ता चुना है। महिलावादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया तथा वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा निवारक विधेयक का भी निर्माण हुआ। वर्ष 1996 में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद में पहली बार एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। राजनीतिक मुद्दे, तो 16वीं लोकसभा में कुल 61 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं, जिनमें सर्वाधिक 31 महिला लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी से चुनी गई। 16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत कुल लोकसभा सदस्य का 11.19% है, जो अभी तक महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। 15वीं लोकसभा में कुल 59 महिलाएं यानी 10.82% लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। महिला अधिकारिता और सशक्तिकरण की दिशा में न्यायिक निर्णय, तो वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन व पदोन्नति को उचित बताया। उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 1997 में दिशा निर्देश जारी किया। वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी से पति असमान व्यवहार करता है तो उसे अपराध की संज्ञा दी जा सकती है। सरकार ने 70 के दशक को महिला कल्याण दशक तथा 80 के दशक को महिला विकास दशक तथा 90 के दशक को महिला सशक्तिकरण के दशक के रूप में घोषित किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि वर्ष 2002 से 7 के बीच में आई, में महिला अधिकारिता दृष्टिकोण अपनाया गया। पिंक इकोनॉमी सर्वे आया, ये 2018 में आया। प्रोजेक्ट गरिमा, तो भारतीय थल सेना में लैंगिक भेदभाव खत्म करने तथा जवानों में महिलाओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव रखने के लिए सेना द्वारा प्रोजेक्ट गरिमा का शुभारंभ किया गया। अब सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को स्त्री के प्रति नजरिए के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसमें असफल अभ्यर्थी भर्ती के अयोग्य करार दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट गरिमा के माध्यम से सेना की नौकरी के प्रति बेटियों को प्रेरित करने के लिए सेना की महिला अधिकारियों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उनसे प्रभावित होकर लड़कियां सेना की नौकरी में आने के लिए प्रेरित हो सकें। भारतीय महिला बैंक, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन भारतीय महिला बैंक की शुरुआत की है। महिला बैंक का प्रारूप तैयार करने के लिए केनरा बैंक के पूर्व अध्यक्ष MBN राव की अध्यक्षता में एक समिति का
गठन किया गया था। और नेक्स्ट है कि भारतीय महिला बैंक को द्वितीय अनुसूची में शामिल कर इसे वाणिज्यिक बैंक का दर्जा भी दे दिया गया है। इस बैंक द्वारा 13 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं हेतु नन्ही कली आवर्ती योजना को प्रारंभ किया गया है। महिला बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर 19 नवंबर 2013 में स्थापित इस बैंक के निदेशक मंडल की सभी सदस्य महिलाएं हैं। वर्तमान में भारतीय महिला बैंक की प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम है। किन्नरों के तृतीय लिंग के रूप में पहचान। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16, 19, 1 व 21 के अंतर्गत देश के नागरिकों को प्राप्त सभी मूल अधिकारों को किन्नरों के विपक्ष में विस्तारित करते हुए निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय के अनुसार यह वर्ग देश में उपेक्षित है और इसे तत्काल विधिक और संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता है। अतः न्यायालय ने इन्हें एक व्यक्ति मानते हुए यह निर्णय दिया है। जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी की बेंच ने किन्नरों को देश की मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को इस वर्ग में व्याप्त भय, शर्म, सामाजिक दबाव, अवसाद और सामाजिक कलंक जैसे भाव दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस वर्ग को शिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में संरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया गया है। संसद में पुनः महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्यसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है, परंतु लोकसभा में यह लंबित है। फिर वैश्वीकरण और लैंगिक मुद्दे। तो वैश्वीकरण के युग में शहरी और ग्रामीण महिलाओं के मध्य खाई बढ़ी है। वैश्वीकरण ने जहां एक और शहरी महिलाओं के लिए रोजगार के नए आयाम खोले हैं, ग्रामीण और छोटे कस्बों की महिलाओं के नौकरी के अवसर कम हुए हैं। वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष यह है कि महिलाओं के मुद्दे अब वैश्विक रूप धारण कर रहे हैं तथा महिला आंदोलन वैश्विक पहचान प्राप्त कर रहे हैं।